जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम महबूब। एक बार फिर एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PhD स्कॉलर डॉक्टर हिना खान, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे एक बार फिर जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अहम इशू है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जारी जंग है, और वो जंग दुनिया पे क्या असरात मुरतब करेगी। इसी हवाले से हमने ताज़ा तरीन अपडेट जानने के लिए आज एक बार फिर डॉक्टर हिना को ज़हमत दी। मेरे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर हिना, आप कैसी हैं? वेलकम टू। अस्सलाम वालेकुम सर, नेम हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? खैरियत से? तो डॉक्टर हिना, ये बताएं कि ये जंग तो तूल पकड़ती जा रही है, हलाकतों का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है और काफ़ी हद तक वो फिगर काफ़ी हाई हो चुका है। हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं और वो कोई जंग थमती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये यूक्रेन और रशिया की जंग आखिर जाएगी कहाँ तक, और आप इसको किस तरह देख रही हैं? इसके किस तनाज़र में इसको देख रही हैं कि इसके असरात दुनिया पे मुरतब क्या होंगे और इसका हल क्या है? थैंक यू सर नेम कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आपने बोलने का मौका दिया। आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था कि जंग कहाँ तक जाएगी, इट्स ऑलवेज सेड कि इट्स ईजी टू स्टार्ट अ वॉर, लेकिन वॉर कहाँ ख़त्म होती है जाके, ये आपको नोबडी कैन टेल यू कि वॉर कहाँ जाके ख़त्म होगी। आपने देखा कि जितनी भी जंगें हमने देखी 19 सेंचुरी की, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमेशा वॉर किसी एक दर्दनाक मोड़ पे जाके ख़त्म होती है। जंग में से कभी किसी, इसीलिए हमेशा जो मैंने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब पढ़ा है तो उसमें हमेशा एक चीज़ बताई जाती है कि पीस इज़ ऑलवेज अ चीपर ऑप्शन। पीस एक सस्ता और एक देरपा सोल्यूशन होता है। वॉर कभी शुरू तो आप कर सकते हैं, खत्म कहाँ होगी ये शायद वॉर करने वाला भी नहीं बता सकता। वो भी नहीं बता सकता कि उसको क्या वो नताइज हासिल, या वो क्या नताइज हासिल करना चाहता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रशिया क्या नताइज हासिल करना चाहता है? किस हद तक जाके वो राजी होगा? सर मेरा इसी से मिलता जुलता एक नया सवाल है आपसे। सर मैं तो अब उनकी आई डोंट नो द पुतिन गवर्नमेंट के उनके रियल डीप स्टेट मकासद क्या हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं ये वॉर बहुत क्रिटिकल कंडीशन लेवल 1 को तो ये कब की क्रॉस कर चुकी है। और कल जब एक वॉर में आप 20,000 के करीब अगर एक दिन में शहादतें, सिविलियन जिसको आप सिविलियन कैजुअलिटीज कहते हैं, ये वॉर की वो नहीं है कि सोल्जर टू सोल्जर लड़ रहा है और 20,000 फौज मर गई है। ये 20,000 सिविलियन आबादी है, आम शहरी आबादी है। तो जब 20,000 के करीब जो है वो एक दिन में सिविलियन, तो आप उस वॉर की मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कोई भी पढ़ा लिखा या कोई आम इंसान लगा सकता है कि हम अपना वॉर ऑन टेररिज्म का कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लें, हम और अफगानिस्तान की वॉर का, हम वर्ल्ड वॉर 1 का, मतलब जितना हमें बताया गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम गिरता 1.25 लाख बंदा, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर एक दिन में 20,000 बंदा और 30-40 हज़ार जो है वो रिफ्यूजीज हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड इट्स अ बिग वॉर। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त, डॉक्टर ने ये बताएं कि अमेरिका और यूरोप ने एक बार फिर वैसे फ़िज़िकली तो कोई इमदाद अभी तक नज़र आई नहीं यूक्रेन की उन्होंने, लेकिन बयानबाजी की हद तक मैंने उनके फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के भी बयान पढ़े, कुछ यूरोपीय ममालिक के भी लीडर्स हैं या करता धरता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम यूक्रेन की माली इमदाद भी जारी रखेंगे और दिफाई असला भी फराहम करेंगे। तो क्या ये आप समझती नहीं कि ये मामलात को, ऐसी बातें मामलात को मज़ीद बिगाड़ने में रोल अदा करेंगी, ना कि आप उस जंग को ख़त्म करने की बात करें, अमन की बात करें, टेबल पे बैठ के मामलात को हल करने की बात करें? सर टेबल टॉक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कॉन्सेप्ट है, टेबल टॉक्स विनिंग से या तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले की जाती हैं, या फिर जीतने और हारने वाला उसका फैसला टेबल पे करता है। और टेबल पे क्या करता है, मेरा ख्याल है कि उससे बहुत आगे निकल चुकी है बात, क्योंकि जब पुतिन जब ये लोग कह रहे थे, रशिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था कि आप यहाँ नेटो का मेंबर मत बनाएं, आप यहाँ अपनी दिफाई चीज़ें नस्ब मत करें, इसको ये मेरी सिक्योरिटी थ्रेट है आप, और पूरी लाइन पे अमेरिका कर रहा था। और उन्होंने सबूत भी दिए, सॉरी मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट, उन्होंने सबूत भी दिए कि अमेरिका सारी दिफाई लाइन के ऊपर पोलैंड में मौजूद है, उसके सारे न्यूक्लियर वहाँ पे पोलैंड में लैब्स के उन्होंने सबूत दिए। तो कोई भी
स्टेट अपने आप को बचाने के लिए जिस हद तक जाएगी, मेरा ख्याल है ये लोग जा रहे हैं और अब तो वो काफ़ी ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ की हद तक चले गए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि नेटो क्या कर सकता, मेरी बात सुने, अगर नेटो क्या है, नेटो इज़ अ बेसिकली हम नेटो इज़ अ ग्रुप ऑफ अ कंट्रीज आर्मीज का 29 आर्मीज का कुछ एक मुझे एग्जैक्ट फिगर सबकी वो जो उसकी मेंबर हैं जी सर। तो मतलब वो एक मेंबर एक ग्रुप है, वो क्या करे? अगर आप नेटो से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 29 कंट्रीज जैसे जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, अगर उसका मुजाहरा करें तो वो तो फिर थर्ड वॉर, मैं वही कह रही हूँ कि क्या हुआ था कि वो सारी एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ बाकी हिटलर के आगे सब खड़े हो गए। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड नेटो कोई अमली कुछ भी हरकत करेगा तो इट विल रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी हाउ जर्मनी के साथ हमने एक वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर यूरोप में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, और अब वो हालात नहीं है। वो भी आप देखें कितने दर्दनाक, जापान के ऊपर कितनी बुरी ह्यूमन लॉसेस के बाद वो वॉर खत्म हुई, उसका एंड कहाँ निकला और उसके रिप्रिकॉशंस आज तक दुनिया भुगत रही है। अभी इस वार के बाद जो है तकरीबन 30 लाख जो यूक्रेन में लोग मौजूद थे वो उन्होंने हिजरत की है और यूरोप की तरफ, वो ज़्यादातर लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि कोरोना भी है पिछले 3 साल से माशी तौर पे हर मुल्क ही बैठा हुआ है, कारोबारी सरगर्मियाँ उनकी उस तरह नहीं हैं, या बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामने है बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी। तो क्या ये 30 लाख जब शहरी यूरोप की तरफ रुख करेंगे तो क्या आप समझते नहीं कि वो वहाँ पे भी कोई नया कर चुके, हाँ कर चुके, वहाँ पे भी एक नया बहरान अपना आप देखें सर, आज मैं अभी ये सारे चैनल्स जितने मेन मीडिया, अल जजीरा है, BBC है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की हालत ये है कि वहाँ लोग सिविलियन आबादी की बात कर रही हूँ कि वो पानी की कमी से डिहाइड्रेट होकर यूरोप में मर रहे हैं। कैन यू बिलीव कि वॉर तो अपनी जगह है, वॉर की वजह से जो रसद नहीं पहुंच पा रहा है या लॉजिस्टिक हेल्प्स नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग पानी की कमी और बुनियादी जरूरत है, मतलब आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी में भी का कॉन्सेप्ट छोड़ रहा है, आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड है, थर्स्ट, हंगर, खाना, फूड, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। तो जो लोग अगर यूरोप में पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं डिहाइड्रेट होके, डेफिनेटली वो वहाँ से निकल के किसी दूसरी जगह जाएंगे और वो उनकी जो क्लोजेस्ट सरहदें जिन रोमानिया, पोलैंड और वो छोटे 2-4 ममालिक और हैं जहाँ लगती हैं, वहाँ वो जाएंगे। और अमेरिका, अगर आपको पता है तो पिछली 5 साल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रम्प की, वो तो इमिग्रेशन लॉज के ऊपर कितनी सख्त थी, वो तो टोटली किसी को भी नहीं आने देना चाहिए। तो अभी तो वो लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज को अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल, और अमेरिका जाने के लिए भी तो बीच में इतना कुछ है, ठीक है वो, हाँ आप लुटे पिटे कैसे आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। यूरोप तो चलो साथ है, आप इजीली सरहद अबूर करके जा सकते हैं, एग्जैक्टली। तो आपको प्रैक्टिकली अमेरिका जाने लेकिन देखना ये कि क्या यूरोप 29 लाख लोगों को बुनियादी ये बहुत बड़ा सवाल है, जरूरियात को पूरा कर सकेगा? ये बहुत बड़ा देखें ना जो हालात हैं, जिसको ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। इसका क्या हल समझती है कि दुनिया को क्या चाहिए? इसका तो देखें, ये तो यही है कि दुनिया, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो अपना जो भी है, जो रिफ्यूजीज़ का उनका प्रोग्राम है वो एक्टिव हो, और दुनिया जो है वो किसी भी तरह से जो वो चाहते हैं उनको फोर्सफुली, पीसफुली अपने आप को रिवाइंड करें। कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस मिल रहा होगा ना रशिया को भी, जो उसके हदफ अभी तक पूरे नहीं हो रहे और वॉर चलती जा रही है। तो मतलब ये है कि ये तो एक बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट हो गई ह्यूमन काइंड में, और ये इतने ज़्यादा लोगों का हमने किताबों में नहीं पढ़ा कि इतने ज़्यादा का कोई मुझे तो कोई तरीका पता नहीं है, बट ये कुछ ना कुछ मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशंस को इवॉल्व करना पड़ेगा। जो इनका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आज हमने यकीनन आपको कुछ नई ताज़ा तरीन सूरत हाल या इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर हम जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द फिर आएंगे नए वीलॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।